हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं और ये देखिए सामाजिक अध्ययन की 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं और देखिए आप लोगों के हिंदी और आपकी मैथ की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दशावतार मंदिर है, कह रहा है कि भूमरा, देवगढ़, खजुराहो में और कह रहा है कि भीतर गांव में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि दशावतार मंदिर जो है ना वो आपका आंसर हो जाएगा देवगढ़ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना, कह रहे हैं 1209, 1210, 1211, 1266 में। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखते हैं कि जो गयासुद्दीन बलबन है वो गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, और देखो बलबन ने क्या किया था, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था नसरुद्दीन महमूद से। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद, क्लियर नहीं, और ये किया था 1249 में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। देखो बलबन ने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह किया था नसरुद्दीन महमूद से। कब किया था, 1249 में किया था। और नसरुद्दीन महमूद क्या था, गुलाम वंश का शासक था। आप लोग ध्यान रखना है। देखिए तो पहले समझ लीजिएगा कि जो बलबन था वो गुलाम वंश का शासक कैसे बना। ठीक है, ये आप लोग पहले समझो। 1249 में क्या होता है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था नसरुद्दीन महमूद, और नसरुद्दीन महमूद क्या था, गुलाम वंश का शासक था। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो क्या हुआ था कि 1266 में क्या हुआ था कि नसरुद्दीन महमूद की अचानक मृत्यु हो गई। ठीक है, अकस्मात क्या हुआ कि 1266 में क्या हुआ था कि नसरुद्दीन महमूद की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब कोई उत्तराधिकारी था नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ कि नसरुद्दीन महमूद का कोई उत्तराधिकारी था नहीं। ठीक है, और अचानक मृत्यु हो गई नसरुद्दीन महमूद की। तो क्या हुआ यहाँ पर 1266 में गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक बना। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। कब बना था, 1266 में, और ये कब तक रहा, 1266 से लेकर 1287 तक। ठीक है, शासक रहा था। ठीक है, गुलाम वंश का। तो आप लोग ध्यान रखना है कि गयासुद्दीन बलबन कब शासक बना, 1266 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नसरुद्दीन था उसकी अचानक मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसका क्या था, दामाद था, क्योंकि अपनी पुत्री की शादी की थी नसरुद्दीन महमूद से। अब जब दामाद की मृत्यु हो गई और कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो बलबन क्या हुआ, 1266 में यहाँ पे शासक बन गया। ठीक है, अब देखो बलबन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लीजिएगा। तो बलबन ने क्या किया था, एक तो सिजदा और पैबोस। देखो सिजदा और पैबोस का नियम जारी किया था बलबन ने। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो सिजदा का मतलब क्या होता है, सिजदा का मतलब ये होता है कि राजा के सामने घुटनों के बल बैठ के और आगे सर झुकाना। ठीक है, उसको बोला जाता है सिजदा। ठीक है, सर झुकाना, जैसे पीछे हाथ करके घुटनों के बल बैठ के ऐसे सर झुका के बैठना राजा के सामने, ये होता है सिजदा। ठीक है, पैबोस क्या होता था, देखो पैबोस का मतलब ये होता है कि राजा के आगे लेट के उसके कदमों को चूमना, ये पैबोस बुलाता जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाना ये किसने स्टार्ट किया था, गयासुद्दीन बलबन ने। और गयासुद्दीन बलबन क्या था कि अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौ नीति का पालन करने वाला था। ठीक है, अपने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त नीति का पालन करता था। ठीक है, क्या करता था, अपने विरोधियों पर लौ एवं रक्त नीति का पालन करता था। तो बलबन के बारे में 2-4 पॉइंट आप लोग ध्यान रखना है। सिजदा एवं पैबोस का नियम किसने जारी किया था, बलबन ने जारी किया था। और बलबन क्या था, रक्त एवं
रक्त एवं लौ नीति का पालन करता था या लौ एवं रक्त नीति का पालन करने वाला था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना, तो आपका क्लियर हो गया होगा कि कब शासक बना, 1266 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की, कह रहा है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, संग्राम सिंह ने। तो आप लोग ध्यान रखना है, तो यहाँ पे लोधी वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो लोधी वंश चला था वो 1451 से लेकर 1526 तक रहा था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, क्लियर नहीं। लोधी वंश कब से कब तक रहा, 1451 से लेकर 1526 तक रहा था। और इसका जो लोधी वंश का संस्थापक था, संस्थापक ये था बहलोल लोधी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, बहलोल लोधी, क्लियर नहीं। संस्थापक आप लोग ध्यान रखना है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था। अब देखिए इसके बाद जो शासक हुआ था, ठीक है, लोधी वंश का, वो हुआ था सिकंदर लोधी। कि ये 1489 से लेकर कब तक रहा था, कि 1517 तक शासक रहा था। इसी तरह सिकंदर ने कब से कब तक शासन किया, 1489 से लेकर 1517 तक। और देखिए इसने क्या किया, 1504 में क्या किया था, आगरा नगर की स्थापना की। ठीक है, कब की थी, 1504 में। उसके बाद 1506 में क्या हुआ था, इसे राजधानी बनाया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, सिकंदर ने क्या किया था, 1504 में आगरा नगर की स्थापना की, और क्या किया था, 1506 में इसे राजधानी बनाया। या तो ऐसे समझो आगरा की स्थापना की। ठीक है, आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी, आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, और 1506 में क्या हुआ था, राजधानी बनाया था। और एक पॉइंट और याद रखना है सिकंदर के बारे में, ये गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था। ठीक है, गुलरुखी उपनाम से क्या करता था, कविताएं लिखा करता। ठीक है, अब देखो सिकंदर नाम से नहीं, गुलरुखी उपनाम से क्या करता था, कविताएं लिखता था। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका अंतिम शासक हुआ था, देखो पहले तो आपका हुआ था बहलोल लोधी, दूसरा हुआ था सिकंदर लोधी, अब तीसरा शासक हुआ था इसमें इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, तो देखिए इब्राहिम लोधी जो था ना 1517 से लेकर 1526 तक शासक रहा। ठीक है, और क्या होता है 1500 लगभग 1718 में क्या हुआ था, घटोली का युद्ध हुआ था एक। ठीक, घटोली का युद्ध। ठीक है, 1500 लगभग 1718 में हुआ था। ठीक है, घटोली का युद्ध हुआ था। ये हुआ था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच हुआ था। और राणा सांगा ने क्या किया था, ठीक, घटोली के युद्ध में चंदेरी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, चंदेरी जगह थी, उस पर क्या किया था, अधिकार कर लिया था। और अधिकार किसने किया था, राणा सांगा ने किया था, आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, राणा सांगा ने क्या किया था, चंदेरी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद क्या होता है, एक युद्ध और हुआ था। ठीक है, एक युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, जैसे पानीपत का, उसमें पिछली क्लास में आपको तराइन का युद्ध बताया था। ठीक है, तराइन में 2 युद्ध हुए थे, अब यहाँ पे पानीपत के युद्ध की बात कर रहे हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, और ये हुआ था इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी और आपका हुआ था बाबर के बीच में। ठीक है, किसके बीच में हुआ था, बाबर के बीच में हुआ था 1526 में। इसमें क्या होता है, इस युद्ध में बाबर जीत गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, कौन जीता था, बाबर जीता था। और यहाँ पर जब बाबर जीत गया तो यहाँ पे बाबर ने क्या किया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी, मुगल साम्राज्य। और देखिए मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 तक रहा था। ठीक है, आप लोगों ने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी। ठीक है, सुना भी होगा 1857 के बारे में। तो 1526 से लेकर 1857 तक किसका साम्राज्य रहा था, ठीक है, मुगलों का साम्राज्य रहा था भारत में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या कह रहे हैं, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग ध्यान रखना है, बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565, 1568, 1560, 1590 में। तो आप लोग ध्यान रखना है कि ये युद्ध हुआ था आपका 1565 में। और देखिए ये तालीकोट का युद्ध किसके बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। विजयनगर और हुआ था आपका दक्कन सल्तनतों के बीच, ठीक है, दक्कन के सल्तनतों के बीच में हुआ था युद्ध, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच में ये युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था आपका 1565 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं 6 प्रांत, 15 प्रांत, कह रहे 20, 30। तो आप लोग ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाएगा 6 प्रांत में बांटा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी का आकार है गोल, चपटा, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो त्रिभुजाकार हो नहीं सकता, वर्गाकार का मतलब ऐसे इस टाइप से नहीं है, त्रिभुजाकार ऐसे, तो ये भी नहीं। देखो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल है, गोल चपटा, चपटा भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा गोल, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है, कह रहे चक्रवात, मानसूनी हवाएं, कह रहे व्यापारिक हवाएं और कह रहे पछुआ हवाएं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, तो भारत में ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है वो होती है मानसूनी हवाओं से, ठीक है। तो किससे होगी? मानसूनी हवाओं से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है कुतुब मीनार, कह रहे ताजमहल, हवा महल, जामा मस्जिद। तो आप लोग ध्यान रखना है इसमें आपका ताजमहल स्थित है, ठीक है। भारत की एक इमारत, ठीक है, विश्व की जैसे कहते हैं 7 अजूबों में शामिल है, तो उसमें ताजमहल आपका शामिल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं, कह रहे विसर्प, हिमोड, गार्ज, भृगु। तो आप लोग ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाएगा गॉर्ज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पूर्णिमा में अमावस्या तक के पखवाड़े को कहते हैं शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों, कह रहे इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखते हैं इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण पक्ष, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड, मेंटल, भू प्रॉपर्टी, उपर्युक्त सभी। देखिए इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ, आप लोग ध्यान रखते हैं, जो आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझाया था एक क्लास में, तो उसमें आप लोगों को बताया था। देखो इसको हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और इसको बोलते हैं मेंटल, क्या बोल देते हैं? मेंटल। इसको कोर बोलते हैं, कोर या क्रोड बोल देते हैं, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कोर या क्रोड बोलते हैं, क्लियर नहीं? अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी ऊपर वाली जो लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, इसको सियाल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सियाल। सियाल इसलिए बोलते हैं सिल्का और अल्मोनियम पाया जाता है इसमें, और इसको हम लोग बोलते हैं सीमा। सीमा इसलिए बोलते हैं सिल्का और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसको बोलते हैं निफे। निफे मतलब निकिल और फेरस, निकिल फेरस मतलब हो गया निकिल और आपका लोहा पाया जाता है। अब देखो इसको क्या कर रहे हैं, क्रस्ट को 2 भागों में बांट रहे हैं, और मेंटल को भी 2 भागों में बांट रहे हैं, और कोर को भी 2 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें। अब तो क्रस्ट को 2 भागों में बांटा, तो ऊपर वाला भाग जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? अपर क्रस्ट। इसको बोलते हैं लोअर क्रस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लोअर क्रस्ट बोलते हैं, क्लियर नहीं? अब देखो इसको बोलते हैं आपका अपर मेंटल, अपर मेंटल। इसको बोलते हैं लोअर मेंटल, ठीक है। क्या बोलते हैं? लोअर मेंटल, ठीक है। अब देखो इसको बोला जाता है इसी तरह अपर कोर, और इसको बोलेंगे लोअर कोर, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है इसको क्या बोलते हैं? अपर कोर, लोअर कोर, क्लियर नहीं? तो आप लोग ध्यान रखना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्या बोला? क्रस्ट, मेंटल, कोर। और सबसे नीचे पूछा गया, सबसे नीचे क्या होती है? आपकी कोर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है, तो आप लोगों को बताया था सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन 78.8% होती है। उसके बाद आपकी ऑक्सीजन होती है
ठीक है। ऑक्सीजन होती है 20.95%, उसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.036% होती है, ठीक है। बताया था सबसे ज़्यादा गैस पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन, उसके बाद आपकी कौन सी हो जाएगी ऑक्सीजन। देखो 20.95 लगभग आपकी 21% ऑक्सीजन है, कितनी है लगभग 21% है। तो आपका कह रहा है देखो ऑप्शन 1%, 78%, 21%, 16%, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 21% हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 8, 10, 12, 15। तो आप लोग ध्यान रखना है कि प्रारंभ में जब संविधान बना था तब जो अनुसूचियां थी, ठीक है, 8 थी स्टार्टिंग में, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। देखिए ये आपकी सामाजिक अध्ययन की 7वीं क्लास थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।